रेडिएशन इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इतना तो पहले ध्यान रखते ही हैं। रेडिएशन इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। स्पीड आप देख रहे हैं c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये एनर्जी मीडियम में या वैक्यूम में आगे प्रोपगेट करके हमें दिखता है। अब रेडिएशन टर्म आने के बाद हम किसी सरफेस का रेडिएशन के लिए बिहेवियर कैसा होता है इसके बारे में बात करते हैं। रेडिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेसेस। तो किसी सरफेस पे यदि लाइट या रेडिएशन आएगी, लाइट भी एक ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इवेंट क्या क्या होगा कि आने वाला इंसिडेंट कुछ रिफ्लेक्ट होगा और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, निकल के दूसरी तरफ चला आएगा, और कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यदि कांच के टुकड़े को धूप में रखते हैं तो जो उस सरफेस पे रेज आएगी उनमें कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो इंसिडेंट है वही बटेगा रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब ट्रांसमिट। तो यदि मैं QI से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो 1 = हो जाएगा QR/QI प्लस QA/QI और प्लस QT/QI। और इनके लिए QR/QI के लिए एक सिंबल दे देते हैं स्मॉल r, QA/QI के लिए स्मॉल a और QT/QI के लिए स्मॉल t। अब इनके कुछ नाम रख देते हैं। R को कह देते हैं, R को कह देते हैं रिफ्लेक्टिविटी, A को कह देते हैं एब्जॉर्प्टिविटी और T को कह देते हैं ट्रांसमिटिविटी। अब समझिए, रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी, ये 3 टुकड़े हो गए। अब इन 3 टुकड़ों को और भी कुछ नाम से जाना जाता है। रिफ्लेक्शन पावर, एब्जॉर्प्शन पावर, या फिर ट्रांसमिशन पावर। इनके और भी नाम है, इनको कह देते हैं रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस। सर इतने नाम क्यों हैं? अरे भाई, आपके जैसे घर में प्यार से बुलाने के लिए में भी अलग नाम हो,
बाहर स्कूल में बुलाने के लिए अलग नाम हो, ऑफिशियल अलग नाम हो, कुछ भी, कई लोगों के गांव में अलग नाम, मामा गांव में अलग नाम, तो ऐसे ही इनके भी नाम रख दिए गए। आपको कोई एक याद रह जाए तो बड़ी खुशी की बात, मुझे तो एक भी नहीं याद रहता। नाम याद रहे नहीं याद रहे, एनर्जी कंजर्वेशन पता होना चाहिए। जो भी रेज आएगा किसी सरफेस पे तो या तो रिफ्लेक्ट होगा, नहीं Yes, तो sir. क्रॉस करके बाहर चला जाएगा, ट्रांसमिट होगा, और नहीं तो एब्जॉर्ब कर लिया गया होगा। और कांच के टुकड़े को भी, जो कि ट्रांसपेरेंट जैसा है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करता है, कुछ ट्रांसमिट करता है, और धूप में बहुत देर छोड़ दें तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ ये एब्जॉर्ब करके पकड़ के अपने पास भी एनर्जी रखता है। तो आने वाला एनर्जी 3 टुकड़ों में बट गया, ये ध्यान में हमें रखना है, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी। और ध्यान दीजिएगा इनका जो सम है, वो सम कितना आ रहा है, ये इन तीनों कोफिशिएंट का 1। 1. अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, यदि कोई परफेक्ट मिरर होगा, परफेक्ट मिरर, दुनिया में परफेक्ट वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कल्पना करें कि परफेक्ट मिरर है कोई, तो परफेक्ट मिरर है कोई, तो उस पे यदि 100 जूल एनर्जी आएगा तो कितने को ट्रांसमिट करेगा और कितने को रिफ्लेक्ट करेगा? पूरा ही कर देगा सर, मिरर तो रिफ्लेक्ट। हाँ, तो उसके लिए रिफ्लेक्टेंस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1. तो ए कितना होना पड़ेगा? 0. और टी कितना होना पड़ेगा? 0. तो परफेक्ट मिरर के लिए हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेंस हो जाएगा 1, ए हो जाएगा 0 और टी भी हो जाएगा 0। अब सोचो, हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो उसकी खासियत क्या हुई? सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा सर। 100 जूल एनर्जी आएगा तो कितना एब्जॉर्ब कर लेगा? 100 जूल। हाँ सर, परफेक्ट, पूरा कर लेगा। तो एब्जॉर्बटेंस उसके लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर। और रिफ्लेक्टेंस, 0. ट्रांसमिटेंस, 0. तो यही डिफिनीशन है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए यही डिफिनीशन है, A1 R0 T0। और जो समझदार होंगे वो इसे समझ जाएंगे। और परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो ऑब्जेक्ट है जिसपे आने वाले एनर्जी ना तो रिफ्लेक्ट होता है ना तो ट्रांसमिट होता है, 100% एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक आता है आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी, फेरीज ब्लैक बॉडी। ये क्या है कि आप एक बर्तन देखते हैं, जिस बर्तन में एक ऑरिफिस है, ऑरिफिस के सामने में भीतर एक कोन बना दिया गया है, और भीतर वाला सरफेस जो है वो रफ है। अब क्या होगा, यहां से जो भी रेज भीतर आएगी, छेद से जो भी रेज भीतर आएगी, उनका क्या होना है, वो इसी के भीतर कैद होके रह जाएंगे। सर ये ऐसे आर्क, मतलब ये सेगमेंट क्या है जो कटा हुआ है ये? एक पहले तो बर्तन समझो, और बर्तन के ऊपर में एक मान लो मिट्टी का एक बर्तन घड़ा, हाँ और जो कि क्लोज्ड है, फुटबॉल जैसा, और ऊपर बस एक छेद है। अंदर ये क्या है? ऑरिफिस, छेद। मान लो एक फुटबॉल बना करके सुई से उसमें ऊपर छेद कर दिया, ये होल है
जिससे रेस भीतर जा सकती है। तो यदि ये ऐसे रहता तो हो सकता है कि ये नीचे आती रेस और रिफ्लेक्ट होके वह बाहर भाग जाती। यस सर। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया है, भीतर में एक अच्छा, समझ गया सर। कोन बना दिया गया है, कोनिकल ब्लॉक। और कोन बना देने से क्या हुआ कि जो रेज यहाँ पर आई वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होकर जाएंगे। के कहीं चली गई, फिर कहीं चली गई, फिर कहीं चली गई, फिर कहीं से चली आई। तो जो भी रेज इस ऑरिफिस पे आएगा वो कैद कर लिया जाएगा, यस सर। बाहर नहीं निकल करके आएगा। तो ये जो छेद है, होल, ये इसे फेरिस ब्लैक बॉडी कहते हैं। पूरा पूरा जो बर्तन है वो ब्लैक बॉडी नहीं है, वो छेद जो है, होल है, वो है ब्लैक बॉडी। क्योंकि वहां जो भी रेज आ रही है उसे वो क्या कर रहा है, कैप्चर करके रख ले रहा है। तो हम लोगों ने ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन कैसे दिमाग में सेट किया, तो बॉडी which absorbs all its incidence radiation, body which absorbs all incident radiation is called perfect black body. अब परफेक्ट मिरर के लिए रिफ्लेक्टेंस 1 होगा, यस सर। और परफेक्ट ट्रांसमिट करने वाला में भी कोई गैस हम ऐसा सोचे जिसके मॉलिक्यूल आने वाले इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से इंटरेक्ट ना कर रहा हो, तो ट्रांसमिटेंस हो जाएगा 1, एब्जॉर्प्टेंस होगा 0, रिफ्लेक्टेंस होगा 0। तो हम लोगों ने ART और उनके आपस के रिलेशन को समझा। ये क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर, यस सर। एब्जॉर्प्टेंस, और R है रिफ्लेक्टेंस या रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्शन पावर, और T है ट्रांसमिटेंस या ट्रांसमिटिविटी या ट्रांसमिटिंग पावर, और इनका सम 1 के बराबर होता है। इससे ये भी पता चल गया कि A का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगा, अधिक से अधिक A के 1 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। R का भी वैल्यू 0 से 1 के ही बीच में होगा, और T का भी वैल्यू 0 से 1 के ही बीच होगा। अब मुझे बताइए, एक टर्म आता है एमिसिव पावर। तो अब इसके बारे में कैसे बात करें, तो ध्यान से सुनिए, पिछले पेज पे चल करके देखिए कि QR/QI को हमने क्या कहा, मान लो 100 जूल आया और 20 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, तो 20% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, तो 0.2 जो है वो रिफ्लेक्टिव पावर कहलाएगा। या तो मैं 20% कह दूं रिफ्लेक्टिंग पावर, या 0.2 रिफ्लेक्टिंग पावर। उसी तरह मान लो उसमें से 50 जूल एब्जॉर्ब हो गया, तो 50 हो जाएगा 50% एब्जॉर्बिंग पावर, और 50 और 20 70 हो गया, तो 30 जूल हो जाएगा ट्रांसमिटिंग पावर 30%। तो 100 जूल आने पे जितना रिफ्लेक्ट हुआ वो परसेंटेज रिफ्लेक्टिंग पावर है, जितना एब्जॉर्ब हुआ वो परसेंटेज एब्जॉर्बिंग पावर है, और जितना ट्रांसमिट हुआ वो ट्रांसमिटिंग पावर है। इसमें से इमिसिव पावर किसी को कह पाएंगे
आर या ए या टी को। एक वर्ड है रिफ्लेक्शन, एक है ट्रांसमिशन, एक है एब्जॉर्प्शन। एमिट तो नहीं कर रहा है कुछ भी। इसमें इमिशन किसको कह सकते हैं? एमिशन मतलब होता है कुछ बाहर देना, तो आर को और टी को तो कह सकते हैं, ए को नहीं कह सकते शायद। तो इमिशन का अर्थ होता है अपने एमिट कर, पास जो जमा एनर्जी हो उसमें से बाहर शेयर करना। हाँ, किसी और की ना भेजे। लेकिन यहाँ पर ये जो QT है, QA है और QR है, ये सारा डिपेंड कर रहा है QI पे। QI पर। यदि yes, sir. QI ऑफ कर दें तो ये QT, QA और QR तीनों गायब। इसका मतलब इमिशन इसमें से ना QR है, ना ही QT है, ना ही QA है। सर तो सर फिर इसमें से एनर्जी कौन सा है जिसको हम इमिशन वर्ड या इमिसिव पावर वर्ड से सोच सकते हैं? तो एक थ्योरी कहता है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ये कहता है ऑल ऑब्जेक्ट्स emits and absorbs। Prevost theory of heat exchange, all objects emits and absorbs heat energy at all temperature Prevost theory of heat exchange ये क्या कह रहा है कि all objects emits and absorbs heat energy at all temperature। मतलब हाँ, और साथ में एक वर्ड और लिख दो, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियसली मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, मुझे ये बताओ, एक कप चाय मेरे टेबल पे लाकर रखी गई 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो ये चाय एनर्जी इमिट कर रहा होगा या एब्जॉर्ब कर रहा होगा? सर बाहर का टेम्परेचर कम है तो ये एमिट ही कर रहा होगा, बाहर जा रही होगी हीट। वो जो चाय लाई गई है वो 100 डिग्री एकदम जस्ट बॉइलिंग वाटर, तुरंत अभी चाय बना के डाली गई है मेरे पास, और एमिट कर रहा एसी होगा। चल रहा है कमरे में, रूम का टेम्परेचर है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और चाय का टेम्परेचर मान लो कम हो गया 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या हो रहा होगा यहाँ? एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा या इमिशन? तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है, चाय का तो एमिशन हो रहा होगा, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा हीट। और प्रीवोस्ट थ्योरी क्या कहता है? ये एमिट और एब्जॉर्ब साइमल्टेनियसली करता है, मतलब साथ में। हाँ यार, फिर क्या लगता है? सर चाय हीट एब्जॉर्ब तो ध्यान रखो, आज से थ्योरी गलत नहीं है, जब थ्योरी है उसे तो सही मानना पड़ेगा, भले ही 11 12 तो नहीं पढ़ाया जाता हो। तो प्रीवोस्ट थ्योरी जो कह रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन होगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि बाहर का टेम्परेचर कितना, और जो इमिशन होगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि भीतर का खुद का टेम्परेचर कितना है। यस यस। तो चूंकि बाहर का टेम्परेचर कम है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो एब्जॉर्प्शन जो होगा बाहर से चाय में आने वाली हीट
वो 18 डिग्री पे निर्भर करेगा। और चाय का टेम्परेचर 98 है, तो चाय से बाहर जाने वाली हीट 98 पे निर्भर करेगा। तो हमने ये देखा कि चूंकि भीतर का टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी इमिट होगा, और बाहर का टेम्परेचर कम है इसलिए बाहर से भीतर आने वाला एनर्जी कम होगा। और हम फाइनली क्या देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने लगा, टेम्परेचर घटने लगा वो चाय के कप में चाय का। क्यों? क्योंकि एनर्जी ये बाहर ज्यादा फेंक रहा है और कम ले रहा कलेक्ट है। कर रहा है। तो प्रीवोस्ट थ्योरी समझ में आ गया कि हर एक ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कमरे में लकड़ी का जो टेबल रखा हुआ है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा या इमिट? सर वो कर दोनों रहा होगा, लेकिन क्या लकड़ी के टेबल का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है? नहीं सर, कांस्टेंट ही है। तो कांस्टेंट है तो इमिशन ज्यादा होगा या एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा? सेम ही होगा दोनों सर। बस, और तो इसीलिए टेम्परेचर उसका कांस्टेंट दिख भी रहा है कि जितना वो इमिट कर रहा है और उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा एक बात सोचना, एक दिन पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, जाड़े का मौसम था, शाम में टहलने निकले और टहलते हुए पार्क में पहुंचे और फिर क्या किया, देखा कि पार्क में एक लोहे वाला चेयर लगा हुआ है और एक लकड़ी वाला चेयर लगा हुआ है। जाड़े का मौसम है, टेम्परेचर चल रहा है दिल्ली में 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम्हें वॉक करके चक्कर लगा के पार्क का थक गए और बैठना था, तो कौन सा चेयर चुनोगे, वो लकड़ी वाला या लोहे वाला? लकड़ी वाला सर। चलो अब 1 मिनट रुको, बैठना मत, खड़े रहो, देखो दोनों चेयर को और मुझे बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा अभी और किसका कम? सर लोहे वाला ठंडा होगा। अच्छा आधे घंटे और रुक जाए तो क्या लोहे वाला गर्म हो जाएगा या उतना ही ठंडा रहेगा? उतना ही रहेगा सर, कुछ चेंज नहीं आया और लकड़ी टेम्परेचर। वाला जो चेयर है वो? अगर हम बैठे रहेंगे तो लकड़ी वाला नहीं गर्म हो अभी जाएगा। बैठे नहीं अच्छा हो, खड़े मैंने ही हैं। खास करके कहा अच्छा, खड़े रहो, देखो दूर से। तो लकड़ी वाला भी उतना ही रहेगा सर। तो फिर वो क्यों कह रहे हो कि लकड़ी वाला गर्म है और लोहे वाला ठंडा है? दोनों का टेम्परेचर तो उतना ही होगा ना जितना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। मैथमेटिकल लॉजिक क्या कह रहा है ब्रेन का? दोनों के टेम्परेचर अलग अलग होने चाहिए, एक जैसे। मतलब वो डिपेंड करेगा ना मटेरियल पे भी, कि कंडक्टिविटी कितनी है उसकी। तो ज्यादा हीट मेरे ख्याल से वुड में जाएगी और लोहे में कम, तो लोहा ठंडा रहेगा। तो हम लोग झूले वगैरह पे बैठते तो ठंडा रहता है। अभी तो बैठे ही नहीं ना, और तब मैं देख करके विचार कर रहा हूँ और तुमने कहा कि हाँ। सर वो लोहे वाला ठंडा है और लकड़ी वाला गर्म। दोनों के मैं थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करूंगा तो क्या लगता है अलग अलग टेम्परेचर होगा या एक जैसा होना चाहिए? पता नहीं सर, मेरे ख्याल से तो अलग ही होगा। अच्छा प्रीवोस्ट थ्योरी क्या कहता है? कि दोनों ऑब्जेक्ट हीट ले और दे रहे होंगे साथ साथ में। और इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब बाहर और अंदर आने वाली हीट दोनों सेम हो जाए। और वो कब होगा? यानी अंदर का टेम्परेचर बाहर का जितना हो जाए, 10। तो दोनों ही जो चेयर हैं वो एक ही एटमॉस्फेयर में है कि अलग अलग एटमॉस्फेयर है? एक ही में ऐसा। तो दोनों के टेम्परेचर एक जैसे होने चाहिए कि अलग अलग? एक होने चाहिए तो। बस, तो एक ही है टेम्परेचर, ये भरोसा करो, प्रीवोस्ट गलत नहीं कह रहा था। अब तुम मुझसे ये पूछो कि सर फिर मेरा ब्रेन ये क्यों कह रहा है कि जब मैं बैठूंगा तो लोहे वाला अनकंफर्टेबल ज्यादा लगेगा और लकड़ी वाला कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल लगेगा? हाँ सर, थोड़ा ठंडा लगता है सर्दियों में वो।
जबकि तुम्हारा लॉजिक प्रिवोस्ट क्या कह रहा है? दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो अब प्रिवोस्ट तो सही है ही, और जो तुम फील कर रहे हो वो भी सही है। अब एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो सुनो, कि जब हम बैठते हैं तो बैठने पर अब कंडक्शन शुरू होगा, क्योंकि मैं भी सॉलिड और कुर्सी भी सॉलिड, और कंडक्शन यदि होगा तो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर 94 डिग्री 34 डिग्री सेंटीग्रेड 94 या 96 फॉरेनहाइट, मान लेते हैं 34 डिग्री सेंटीग्रेड, यस सर। और तुम बैठ रहे हो 10 डिग्री वाले दो चेयर पे, तो दोनों चेयर तुमसे हीट लेना चाहेगा। तो दोनों चेयर हीट लेना चाहेगा, हीट तो कंडक्ट होगा ना। तो जैसे ही तुम लोहे पर बैठोगे तो लोहे में चेयर ने हीट लेना शुरू किया तुमसे, और उस हीट को आगे भेजना भी शुरू किया, क्योंकि उसमें कंडक्शन की कैपेबिलिटी है। तो तुमसे वो ज्यादा हीट खींचना सोखना शुरू करेगा। जबकि लकड़ी वाले चेयर ने हीट लेना तो तुमसे शुरू किया, लेकिन उसमें कंडक्ट करने की उतनी अच्छी कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं। तो वहीं रखेगा बाहर। हाँ, वो वहीं रखेगा जहां तुम बैठे हो। इस कारण से तुम्हें वो लकड़ी वाला कम ठंडा महसूस होता है, और लोहे वाला ज्यादा ठंडा, क्योंकि वो लगता है कि तुमसे ज्यादा हीट खींच रहा है। तो तुम्हारा ब्रेन कहता है ये ज्यादा ठंडा होगा, इससे उठो और लकड़ी वाले पे बैठो। जबकि टेम्परेचर दोनों के एक जैसे है, लेकिन लकड़ी वाला वो उतना ज्यादा ठंडा फील नहीं दे रहा है। उसका कारण ये है कि लकड़ी के चेयर का कंडक्टिविटी बहुत कम है, तो वो तेजी से हीट खींच कर इधर उधर नहीं करता। जहां बैठते हो केवल वो पोर्शन लकड़ी के चेयर का गर्म होगा, और लोहे का चेयर चाहेगा तुमसे सारी एनर्जी खींचे, पूरे चेयर को ही गर्म करे, और कुछ अर्थ को भी दे दें कि भाई तुम भी रख थोड़ी एनर्जी। तो दोनों में ये लफड़ा समझ में आ गया कि सोचने में क्या लोचा था यहाँ पे। यस सर। टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा दोनों चेयर का, लेकिन बैठने पर जो फील आएगा उसके हिसाब से हमें वो लकड़ी वाला जो है कम परेशान करने वाला, कम ठंडा महसूस होता है। तो वापस कहानी लेकर के चलते हैं कि आखिर ये इमिसिव पावर किसको कहा जाए। तो प्रिवोस्ट थ्योरी की चर्चा तो मैंने कर दी। एक काम करो, लोहे का एक टुकड़ा लो और उस टुकड़े को गैस के बर्नर पे रख दो गर्म होने के लिए काफी देर। और गैस के बर्नर पे जब रख देते हो काफी देर गर्म होने के लिए, तो लोहे का टुकड़ा 1.5 घंटे छोड़ने पे लाल दिखने लगा। यस सर। अब गैस को ऑफ कर दो, छूना मत, किसी तरह से उसे उठाकर अंधेरे कमरे में ले जाओ, वहां रखो लाल लाल लोहे के टुकड़े को। अब भी वो कैसा दिख रहा है? लाल ही दिखा। यहाँ पर कौन सी एनर्जी आ रही है? गैस वाली एनर्जी आ रही है, या उसके भीतर जो ये छुप के बैठा हुआ है अभी एनर्जी वो आ रही है? उसकी हीट है सर, वो गैस को हाँ, वो जो उसके भीतर छुप के बैठा है एनर्जी वो आ रही है, उसे ही कहेंगे इमिसिव पावर। इस तरह से एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ये कहलाता है इमिसिव पावर। इमिसिव पावर को कैसे लिख रहे हैं ध्यान देना। एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये हो जाता है इमिसिव पावर। और इसका यूनिट क्या है? वाट पर मीटर स्क्वायर।
अब यहां एक टर्म आता है इमिसिविटी। अरे सर, ये तो एब्जॉर्प्टिविटी का भाई दिख रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है एक ही परिवार का। अब ये इमिसिविटी कैसे समझाएं? इमिसिव पावर तक पहुंच गए? यस। अब एक नॉर्मल ब्लॉक है और एक ब्लैक बॉडी है। नॉर्मल ब्लॉक और एक ब्लैक बॉडी। सोचिए, आराम से सोचिए। नॉर्मल ब्लॉक और ये ब्लैक बॉडी, इनके बारे में विचार करिए। क्या दोनों के टेम्परेचर एक जैसे हैं? तो आपको क्या लगता है कि ब्लैक बॉडी और नॉर्मल ब्लॉक क्या एक ही जैसा इमिट करेगा एनर्जी, या किसी से कम इमिशन होगा और किसी से ज्यादा? सर ब्लैक बॉडी ज्यादा एमिट कर देगा क्योंकि उसने सारा एब्जॉर्ब कर रखा होगा। तो जो इमिसिव पावर होगा ब्लैक बॉडी का, हाँ और जो सर। उसी साइज और शेप के, उसी टेम्परेचर के इमिसिव पावर होगा नॉर्मल बॉडी का। तो नॉर्मल बॉडी का जो इमिसिविटी कहलाएगा, वो कहलाएगा E बाई ईबी। मतलब नॉर्मल ऑब्जेक्ट और ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर रेशियो। का जो रेशियो होगा, इसे हम कहते हैं नॉर्मल बॉडी का इमिसिविटी। मतलब सर किसी भी नॉर्मल बॉडी का इमिसिविटी ब्लैक बॉडी के रेशियो पे ही निकलता है। हाँ, उसी साइज और शेप के ब्लैक बॉडी से कंपेयर करके। तो ये भी किसके बीच में आना चाहिए? 0 से 1। ब्लैक बॉडी से ज्यादा तो होगा ही नहीं कभी भी, तो 1 से ज्यादा। होगा ही नहीं। अब ब्लैक बॉडी का ही यदि हम देख लें इमिसिविटी, तो क्या होगा? 1 आ जाएगा सर। तो हम यहां से ये समझ गए कि ई ब्लैक बॉडी जो होगा ये होता है 1, और ई ब्लैक बॉडी तो 1 होता ही है। और याद करो, ए ब्लैक बॉडी क्या होता था? 1 होता था, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता था। तो यहां से एक रूल और आपको याद हो जाएगा कि इसे कहते हैं किरचॉफ्स आइडेंटिटी। E equals to A for any object. यदि E नॉर्मल ऑब्जेक्ट का 0.8 है, तो उसका A उसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट का 0.8 ही होगा। जैसे E ब्लैक बॉडी का 1 है, तो A भी ब्लैक बॉडी का 1 ही होगा। अब यहां से एक पॉइंट और देखिए, यदि E बाई ईबी आपको दिख रहा है स्मॉल e के बराबर, E बराबर क्या हो जाएगा? E टाइम्स ईबी। ऐसा। और E का वैल्यू यदि ज्यादा होगा तो वो गुड इमीटर कहलाएगा, ऐसा। और स्मॉल ए का वैल्यू ज्यादा होगा वो गुड एब्जॉर्बर कहलाएगा। और हमने क्या देखा है कि यदि E हाई होगा, ए भी हाई होगा, E लो होगा, ए भी लो होगा। से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या फिर सेम ही होते हैं? सेम ही होते हैं। अच्छा। और सेम होने के कारण मैं कह रहा हूं कि यदि किसी एक मटेरियल ए का इमिसिविटी है 0.8, तो उसका एब्जॉर्प्टिविटी भी होगा 0.8। और यदि एक दूसरे मटेरियल बी का इमिसिविटी है 0.3, तो उसका एब्जॉर्प्टिविटी भी होगा 0.3।
इससे हमें क्या पता चलता है वो ध्यान से देखिए। गुड इमिटर्स आर, स्पेलिंग चेक कर लेना यार, गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। या आपने पहले जो सोचा था, क्या आपके दिमाग में आया था गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स? गुड इमिटर्स। ये तो आपके दिमाग में पहले आया ही था कि यार ब्लैक बॉडी है तो वो ज्यादा इमिट कर पाएगा क्योंकि उसने एब्जॉर्ब ज्यादा किया होगा। इसको ऐसे भी प्रैक्टिकली फील करो। लोहे के एक टुकड़े को चारकोल से पेंट करो परफेक्ट ब्लैक, और लोहे के दूसरे गोले को सिल्वर से पॉलिश कर दो चमकीला व्हाइट या ब्राइट, और दोनों को रख दो धूप में आधे घंटे के लिए। अच्छी धूप है गर्मी के मौसम में, दिल्ली की 45 डिग्री टेम्परेचर वाली, आदमी भी सूख जाता है तो गोला क्या है। अब सोचो इन दोनों स्फीयर को जो तुमने आधे घंटे के लिए छोड़ा, तो क्या उम्मीद करते हो किसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा होगा और किसका कम? क्या दोनों का एक जैसा बढ़ा होगा? नहीं सर। किसका ज्यादा बढ़ा होगा? सर काफी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली होगी ब्लैक वाले ने, जिसमें हमने बहुत ब्लैक बढ़िया। पेंट किया है। तो जब उसी का हम बढ़ जाएगा। ये गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर वाली तुलना करते हैं तो ऐसे तुलना करेंगे कि ये जो अभी ब्लैक वाले को मौका मिला तो दोनों का इनिशियल कंडीशन एक ही जैसा था, और दोनों को जब मौका दिया तो ब्लैक वाले ने ज्यादा कलेक्ट कर लिया। तो ब्लैक एंड रफ सरफेस आर गुड एब्जॉर्बर्स, बट bright and smooth surfaces are good reflectors. सिल्वर्ड सरफेस है तो वो रिफ्लेक्टर बढ़िया है, इट मींस बैड एब्जॉर्बर्स। यस सर। अब एक काम करते हैं, तो काले वाला गोला और सिल्वर पॉलिश किया हुआ गोला दोनों को 600 डिग्री टेम्परेचर तक कैसे ना कैसे करके गर्म करते हैं। कैसे मत पूछना, बस गर्म किया बड़ी मेहनत से, और दोनों को एक ही कमरे में ले जाके रखा। दोनों का टेम्परेचर कितना है? 600। अब मुझे बताओ दोनों से बाहर आने वाले जो एनर्जी है जिसे इमिशन कहेंगे, तो इमिसिव पावर क्या दोनों का एक जैसा होगा? नहीं सर, व्हाइट वाला ज्यादा होगा। कौन ज्यादा इमिट करेगा? व्हाइट वाला सर, जिसमें हमने सिल्वर पेंट किया है। जबकि अभी 2 मिनट पहले हमने क्या देखा कि ब्लैक गुड वाले ने ज्यादा एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। यस सर। तो किसको ज्यादा इमिट करना चाहिए? दोनों को जब धूप में रखा था तो एब्जॉर्ब कौन ज्यादा कर रहा था? ब्लैक वाला। तो करना भी उसे चाहिए। तो आज से आगे के लिए सेट करो कि अच्छा, दिस इज किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। मतलब जो अच्छा एब्जॉर्ब कर रहा है वही एमिट कर रहा है। अच्छा ठीक ना? जब मौका मिला एक जैसा तो तब कंपेयर करो। किरचॉफ्स लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। Oh, sorry, radiation. Kirchhoff's law of radiation. Kirchhoff's law of radiation ये कहता है good emitters are good absorbers और good absorbers are good emitters। और Kirchhoff's identity किसको कहते हैं? कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जितना उसका E का वैल्यू होगा उतना ही उसका A का वैल्यू होगा।
अब एक टर्म बोलो, नहीं फील करो। स्पेक्ट्रम कहते ही क्या याद आता है? क्या विबजियोर याद आता है? यस सर। मतलब बहुत से कलर, अलग अलग कलर। यस सर। तो यदि स्पेक्ट्रम कहने से ये बहुत से कलर अलग अलग याद आते हो आपको, तो अब एक टर्म और आ रहा है, उसे देखना। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। अब मुझे बताओ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है टी टेम्परेचर पे, तो क्या लगता है, क्या इससे केवल एक ही तरह का लैम्डा निकलता होगा या अलग अलग कई तरह के लैम्डा निकलते होंगे? कई सारे निकलते होंगे सर। तो जब हम बात करेंगे ना, बात करेंगे ई लैम्डा, तो ऐसे सोचेंगे कि लैम्डा वेवलेंथ वाले जो फोटॉन्स हैं, वो जो एनर्जी लेके बाहर आ रहे हैं, वो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया जो वैल्यू देगा, उसे हम कहेंगे लैम्डा के लिए स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। यदि टोटल इमिसिव पावर हम देखना चाहते हैं, तो टोटल इमिसिव पावर कैसे मिलेगा? ई लैम्डा 1 प्लस ई लैम्डा 2 प्लस ऐसे करते चले जाए। या कभी कभी ऐसे देखते हैं, ई लैम्डा डी लैम्डा करके इंटीग्रेट कर देते हैं, लैम्डा सारा ले लेते हैं 0 से इनफाइनाइट तक, तो ये इमिसिव पावर निकल के चला आता है। तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर को थोड़ा सा फील करो। अच्छा, पहले इमिसिव पावर को फील करो। इमिसिव पावर क्या था? सोचिए, जवाब दो। इमिसिविटी नहीं, इमिसिव पावर। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइप, कितना एमिट हो रही एनर्जी, एनर्जी किसी बॉडी एमिट हो पर रही है, यूनिट एरिया एरिया पर पर यूनिट यूनिट टाइम। अब ये बताओ स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होगा? सर जितनी भी वेवलेंथ एमिट कर रही है उन सबका समेशन। उन सब का समेशन तो इमिसिव पावर होगा। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, एक रंग, एक लाल रंग के थ्रू कितना एनर्जी बाहर आया, वो लाल रंग का इमिसिव पावर कहलाएगा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। पीले रंग के थ्रू कितना एनर्जी बाहर आया, वो पीले रंग वाला इमिसिव पावर कहलाएगा। हरे रंग के थ्रू कितना बाहर आया, वो हरे रंग वाला स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कहलाएगा। तो सारे रंगों के थ्रू टोटल कितना बाहर आया, तो सारे अलग अलग का इकट्ठा कर लो वैल्यू, तो हो जाएगा टोटल इमिसिव पावर या इमिसिव पावर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, ऐसे ही थोड़ा और डिटेल में यदि हम जाते हैं, तो आजकल यदि कभी मान लो दीपावली का टाइम आ रहा है और घर में कोई कलर, तुम्हारे कमरे का पापा कहते हैं कि कलर चेंज करवा लो यार, तुम जाओ जो भी हो पसंद कर लो, तो तुम जाओगे एशियन पेंट्स के शॉप पे, पता चला वो, तुम कहोगे कि यार मुझे वो बताओ वो ब्लू कलर दिखाओ थोड़ा, तो पता चला वो ब्लू का शेड 25 शेड दिखा देगा कि ये बताओ ये वाला ब्लू या वो वाला ब्लू। यदि तुम चुनना चाहते हो कि ब्लू वाला कलर,
तो ब्लू वाला कलर की कहानी क्या होगी, जैसे मैं लेमडा 1 चुनना चाहता हूं, तो लेमडा 1 की कहानी क्या होगी कि लेमडा 1 एक ब्लू से काम मन नहीं भरेगा, दुकान वाला वो उसके आसपास 25 कलर दिखाएगा। हम क्या करते हैं, लेमडा 1 माइनस डी लेमडा 1/2 और लेमडा 1 प्लस डी लेमडा 1/2, यहां से यहां तक जो भी रेंज में आएंगे वेवलेंथ, उन सबको मान लेते हैं वो ब्लू कलर वाले हैं। मतलब एक डिस्क्रीट वेवलेंथ चुनना मुश्किल हो जाता है, तो डिस्क्रीट वेवलेंथ के बदले एक रेंज ले लेते हैं डी लेमडा का। उस रेंज में उस लेमडा के थोड़ा पहले और थोड़ा बाद तक जो भी है हम मान लेते हैं वो लेमडा वाले ग्रुप के मेंबर है, और वो जो एनर्जी लेके बाहर आ रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको फिर डी लेमडा से हम डिवाइड कर देते हैं, तब वो मिलता है हमें स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। थोड़ा डिटेल सोचेंगे तो ऐसे सोचा जाता है, जिसकी आवश्यकता है नहीं। ना भी सोचे, आप याद रखें, लाल रंग ने जितना एनर्जी बाहर लाया, अब लाल यदि 25 तरह के लाल थे तो 25 तरह के लाल का सम करके देख लो और 25 से डिवाइड कर दो, तो एक लाल ने कितना एनर्जी बाहर लिया आपको पता चल एवरेज आ जाएगा सर। एवरेज आ जाएगा। ये बात समझ में आई ना? यस सर। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो जब एशियन पेंट वाले ने तुम्हें 25 ब्लू दिखाए और ऐसे ही तुम किसी ब्लॉक से निकलने वाले ब्लू कलर की बात कर रहे हो तो 25 ब्लू आएंगे, तो हर एक ब्लू का कितना एनर्जी टोटल बाहर आ रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसे देखकर 25 से डिवाइड कर दो, एक लैम्डा का कितना आ रहा होगा पता चल जाएगा एवरेज। तो ये कहलाता है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। और उन सारे स्पेक्ट्रल वाले को इकट्ठा कर लेंगे तो क्या करते हैं, जैसे वहां डी लैम्डा से डिवाइड किए थे वैसे यहाँ इंटीग्रेट कर दो, लैम्डा डी लैम्डा, लैम्डा 0 से इनफाइनाइट तक, तो ये आ जाएगा इमिसिव पावर। अब तुम्हारे सामने में एक और नया टर्म प्रकट होता है जिसको केवल 15 सेकंड में दिमाग में जगह दे करके तुरंत सोच के मुझे उत्तर भी देना है। स्पेक्ट्रल इमिसिविटी, ई लैम्डा का क्या मतलब? किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के, मतलब वेवलेंथ की लाइट से कितना एमिट हुआ, ब्लैक बॉडी ने कितना इमिट किया और नॉर्मल ऑब्जेक्ट ने कितना इमिट किया, उसका रेशो। हाँ शानदार, वाह बच्चा, और ये कहलाएगा ई लैम्डा। शानदार शानदार। सर हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर सर इतना तो मैंने कभी मतलब लगा नहीं था मुझे इतना होता भी है। अरे यार जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगता था अरे इतने टर्म हैं, ये तो मुझे ही नहीं याद रहेगा, मैं बच्चे को क्या पढ़ाऊंगा। देखो इतने ही देर में कितने नाम आए हैं तुम्हारे पास, लेकिन खासियत देखो कि ये यदि तुम एक सीक्वेंस में दिमाग में जगह दोगे तो ये तुम्हारे दिमाग को पकड़ के बैठ जाएंगे, भागेंगे नहीं तुम्हारे से दूर। एक कहानी है उसमें आप इसे देख रहे हो, सेट हो रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिविटी क्या होगा पे विचार करो। और थोड़ा सा सोच के मुझे समझाओ। अच्छा चलो, एब्जॉर्प्टिविटी क्या था वो बताओ। जितना एब्जॉर्ब करती है वेवलेंथ कोई भी बॉडी। देखो चित्र, ये स्क्रीन देखो और अब बताओ। हाँ, एब्जॉर्ब कितना किया और आने वाला कितना था, उनका रेशियो। हाँ सर। चलो सरफेस पे व्हाइट रेज आते देखो, तो व्हाइट रेज आ रहा होगा सरफेस पे, तो तुम्हें क्या लगता है हर एक सरफेस जितना रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ब्लू को भी एब्जॉर्ब करेगा?
नहीं सर, अलग अलग करेगा। तो हमसे यदि कहा गया कि इस सरफेस के ब्लू कलर के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर बताओ, तो उसको हम ए लैम्डा ही तो कहेंगे। मतलब कितना आया, कितना हाँ, ब्लू एब्जॉर्ब हुआ कलर में कितना आया और और उसमें से कितना एब्जॉर्ब हुआ, ब्लू कलर वाला टोटल कितना आया नहीं, ब्लू कलर के थ्रू कितना आया और उसमें से ब्लू कलर वाला कितना एब्जॉर्ब हुआ, उनका जो रेशियो हम देखेंगे, दैट इज ए लैम्डा। यस सर, समझ गया। पक्का? यस सर। और किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या कहता है? किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन कहता है यदि ई और ए हम क्या देखते थे, सेम, यदि ई ज्यादा होगा तो ए भी ज्यादा, गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। यदि ब्लू कलर का उसने ज्यादा इमिट किया है तो निश्चित रूप से ब्लू कलर का ज्यादा एब्जॉर्ब भी एब्जॉर्ब ज्यादा किया किया होगा। हो। यस सर। ये फील कर लिया? यस सर। अब मुझे ये बताओ, तुम एक कमरे में ब्लू कलर का लाइट लगाकर बैठे हुए हो और तुम्हारे पास छोटा भाई बगीचे से लाल रंग का टमाटर तोड़कर लेकर तुम्हारे हाथ में देता है और तुम उस टमाटर को देख के बताओ वो किस रंग का दिखेगा तुम्हें उस ब्लू कलर वाले कमरे में? सर पूरा लाल तो नहीं दिखेगा। चलो, अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखता है ये कैसे डिसाइड करते हैं? जो उस पे जो विचार रंग वो करते हैं। रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ध्यान से सुनो, दिन में बगीचे में जब तुम गए थे तो तुम्हें लाल टमाटर दिखा, हाँ सर। किचन गार्डन में आपने तुम्हें, तो हाँ सनरेज आ सर, रही है मतलब कि कौन से, सनरेज हाँ कौन से वो तो, कलर का आ रही है? गिव्स यू। यस सर, पूरा आ रहा है, सारा आ रहा है। और तुम्हें टमाटर दिख कैसा रहा है? रेड, यानी रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है वो। अच्छा, रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको दूसरे वर्डिंग्स में क्या कहोगे? यानी रेड बाकी कलर एब्जॉर्ब भी को, किया होगा उसमें। कौन हाँ, से कलर बाकी को सबको एब्जॉर्ब हटा किया? रहा है। कौन कौन से को एब्जॉर्ब किया, नाम लो। अरे, सर वो रिफ्जियोर में से रेड कॉन्ट्रा रिफ्लेक्ट कर दिया, तो बाकी सारे। कॉम्प्लीमेंट्री एब्जॉर्ब करता है ना। अरे ऐसे बोलो, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, आया कौन कौन? पूरा रिफ्जियोर। आया विबग्योर। और हाँ तुम्हें सर। दिख रहा है रेड, रेड। तो वायलेट कहाँ गया? एब्जॉर्ब। इंडिगो कहाँ गया? एब्जॉर्ब। ब्लू कहाँ गया? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। ग्रीन कहाँ गया? एब्जॉर्ब। येलो कहाँ गया? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। ऑरेंज कहाँ गया? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। अब फील करो, तुम रेड कलर का वही टमाटर जो बाहर था अपने कमरे में बैठे हुए हो और ब्लू कलर की लाइट है, तो ब्लू कलर की लाइट पहुंची टमाटर पे, अब वो क्या करेगा? ब्लू अंदर को सर वो वो क्या कर रहा था बाहर? अच्छा, एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट? बाहर से सर एब्जॉर्ब कर रहा था। तो यहाँ भी क्या करेगा? नेचर थोड़े ना बदल जाएगा सरफेस का, यस सर। ये भी यहाँ एब्जॉर्ब भी क्या करेगा। करेगा? एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। करेगा पहले। तो कोई सरफेस जिसपे जो भी रह जाए उसे वो एब्जॉर्ब कर ले, तो वो किस कलर का दिखता है? वाइट दिखता है सर, नहीं सॉरी, ब्लैक दिखता है जब सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है तो। नाम ही है ब्लैक बॉडी। यस सर, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक दिखेगा, तो टमाटर कैसा दिख रहा होगा अभी अभी? जस्ट तो सर सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तो ब्लैक दिख रहा ब्लैक। होगा। टमाटर यस अभी सर। ब्लैक दिख रहा होगा। सर दिल नहीं मान रहा, मन को मनाओ, सोचने का यही रास्ता है। चलो फिर से बताओ, इंडियन फ्लैग जो है, नेशनल फ्लैग अपना, कौन कौन सा कलर है उसमें, बताओ थोड़ा सा। ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, बीच में ब्लू है सर। बीच में ब्लू है, बीच में ब्लू चरखी, ठीक। अब चलो, वही इंडियन फ्लैग लेके उसी कमरे में तुम फिर पहुंच गए हो। अब बताओ, डिस्क्रिप्शन शुरू करो। बीच वाला पट्टी व्हाइट, नीचे वाला ग्रीन, ऊपर वाला वो केसरिया कहते हैं, चलो ऑरेंज कह रहे हैं, सेफ्रॉन, सेफ्रॉन कलर। वो यस सर। सेफ्रॉन वाला ऊपर है,
ग्रीन वाला नीचे, बीच वाला व्हाइट, और उसमें है ब्लू कलर वाला वो चरखी, यस सर। अशोक चक्र। तो सबसे पहले ऊपर वाला पट्टी बताओ कैसा दिखेगा? सर पहले वो सिर्फ सारा कुछ एब्जॉर्ब कर रहा था और ऑरेंज दे रहा था। अभी हम अंदर जाएंगे तो ब्लू लाइट है, तो वो से एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ब्लैक दिखेगा। चलो व्हाइट वाले मतलब के सर बारे में बोलो। सारी सारी लाइट जो भी आ रही है अगर आप उसे एब्जॉर्ब कर लेते हो तो ब्लैक दिखता है हाँ बस। बस। अब चलो व्हाइट वाले के बारे में बताओ। सर वहां वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा था तभी वाइट दिख रहा था। अभी अंदर अभी आएंगे, क्या रिफ्लेक्ट करेगा? अभी तो सर वो ब्लू एब्जॉर्ब कर लेगा पहले। वो आराम से बालक, ये बीच वाला पट्टी है, बीच वाला पट्टी सफेद, सफेद की क्या खासियत है? रिफ्लेक्ट सारे कर देता रंगों है। को रिफ्लेक्ट कर रही थी, इसीलिए वो सफेद दिख रहा था। हाँ, तो तो यहाँ ब्लू, भी करेगी। तो किसको रिफ्लेक्ट, ब्लू हाँ। आएगी तो ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगी। हाँ तुम्हारे हाँ, आंखों तक कौन सा पहुंचेगा कलर? ब्लू ही ब्लू, पहुंचेगा तो हमें ब्लू दिखेगा। तो ब्लू दिखेगा। अब ये ओहो। बताओ वो चक्र से जो रिफ्लेक्ट होगा वो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट हुआ? चक्र कौन से कलर का रहता है? ब्लू 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 था सर वहां पर। तो वो तो ब्लू ही रिफ्लेक्ट करेगा। वो तो ब्लू ही करेगा, वहां भी ब्लू कर रहा था। तो अब तुम्हारा जो बीच वाला पट्टी है नेशनल फ्लैग का, क्या उस पे चरखी दिखेगा अलग, अशोक चक्र दिखेगा अलग? नहीं सर, दोनों ब्लू हो जाएंगे। तो बस अशोक चक्र गायब हो गया। अब नीचे वाला देखो, वो ग्रीन। ग्रीन कलर था। अब बताओ कैसा दिखेगा? वहां ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहा था, यहाँ भी, यहाँ पर ब्लू अब्सॉर्ब कर लेगा। ये भी काला हो जाएगा। बस कलर का फील थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया होगा बच्चों को। अब जब आईआईटी पास आउट होने के बाद या आईआईटी में पढ़ते हुए किसी पार्टी में जाओगे बढ़िया सूट वूट पहन के, तो पहले से कलर कॉम्बिनेशन पूछ लेना कि यार क्या थीम रखोगे पार्टी में, क्योंकि रात के कलर में कौन सा कलर तुम पहन रहे हो ये पहले तुम सोचना, तुम्हें मजा ज्यादा आएगा। ठीक है? और जब तुम अपने सूट वाला खरीदारी करो कभी, तो वो व्हाइट लाइट में बेहतर है, पसंद करें और सारा कुछ ध्यान में रखें कि ये अलग अलग कलर में कैसा फील देगा। समझा सर। इतना ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, तो ये पॉइंट भी हमारे एक और क्लियर हुए। कहानी जब थोड़े आगे बढ़ रही है तो यहाँ पर आ जाता है एक कंसेप्ट ना। अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं? रेडिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस, और उस सरफेस में जो पॉइंट्स आए हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से आ गए हैं ध्यान देना। एक आया है एब्जॉर्प्टिविटी, दूसरा आया है रिफ्लेक्टिविटी, तीसरा आया है ट्रांसमिटिविटी, चौथा आया है इमिसिव पावर, पांचवा आया है जो इंपॉर्टेंट है डिफिनीशन ब्लैक बॉडी, A1 शॉर्टकट ध्यान रखते हैं। छठा आया था इमिसिविटी, सातवां आया था किरचॉफ्स आइडेंटिटी, E इक्वल्स टू A, आठवां आया था किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन या हीट रेडिएशन, नौवां आया था प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, 10वां आया था स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, 11वां आ गया था स्पेक्ट्रल इमिसिविटी, और 12वां आ गया 11वां के बाद 12वां स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिविटी। तो 1 दर्जन मात्र टर्म आ गए अभी तक।
और इनसे हमें दोस्ती करनी है और फिर इनके साथ खेलना है। ठीक है, यस कोई छूट तो नहीं गया? हो गए सर सारे। हो गए, तो 1 दर्जन हो गया ना। अभी इन 1 दर्जन टर्म को दिमाग में जगह देना है तुम्हें, कुछ नहीं करना। मैं नहीं कह रहा ये किताब पढ़ो वो किताब पढ़ो, अरे किसी किताब को नहीं पढ़ना है। तुम्हें केवल अपने दिमाग में कहां से कहानी शुरू करनी है, किसी सरफेस पे लाइट रे आएगा तो क्या क्या होगा, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट, उससे 3 टर्म आएंगे। फिर वर्ड याद आएगा कि एमिशन को कैसे एक्सप्लेन करें, एमिसिव पावर सोचोगे। इन्हीं के क्रम में ब्लैक बॉडी से परिचय हो जाएगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी से। फिर वर्ड आएगा ब्लैक बॉडी और नॉर्मल ऑब्जेक्ट में इमिशन, इमिसिव पावर का रेशियो, तो वहां इमिसिविटी नजर आएगा तुम्हें। फिर क्रिचॉफ्स आइडेंटिटी दिखेगा, इमिसिविटी 1 होता है, एब्जॉर्प्टिविटी भी 1 होता है ब्लैक बॉडी के लिए, E इक्वल्स टू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए होगा, दैट इज क्रिचॉफ्स आइडेंटिटी। ये जो E, A, T, R ये सारे हैं, इनका वैल्यू 1 से कम ही होगा या 1 के बराबर हो सकता है अधिक से। सर क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन कहता है गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। सर जो अच्छा एब्जॉर्ब करेगा वही अच्छा इमिट करेगा। डिवोर्स थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट हर एक टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है, एब्जॉर्प्शन एमिट भी कर ऑब्जेक्ट रहा होता है। और इमिट भी कर रहा होता है साइमल्टेनियसली। एमिशन ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और एब्जॉर्प्शन सराउंडिंग्स के टेम्परेचर पे और सरफेस प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो ये उसके बाद हमने एक एक रंगों के बारे में सोचना शुरू किया। लाल रंग के लिए एमिसिव पावर क्या, लाल रंग के लिए इमिसिविटी क्या, लाल रंग के लिए एब्जॉर्प्टिविटी क्या, अलग अलग रंगों के लिए क्या, उसे स्पेक्ट्रल नाम दे देंगे और स्पेक्ट्रल वाला सारा इकट्ठा कर लेंगे तो इमिसिव पावर फिर से बन जाएगा। तो यहाँ तक के कहानी को पहले दिमाग में जगह दो। यस सर। और ज्यादा नहीं, यदि इनके साथ कंफर्ट बन जाएगा ना तो चैप्टर में फिर मैंने क्या कहा कि इस चैप्टर से आईआईटी एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मतलब ऐसा आज तक पेपर नहीं बना कि इससे ना, हाँ इससे पैसेज भी आ सकता है, इससे कॉलम मैच भी आ सकता है, और नहीं तो कम से कम ऑब्जेक्टिव एक तो आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक को मान के चलना है कि ये एक क्वेश्चन हमारा सही करेगा, तो थोड़ा आराम से इसे दिमाग में जगह दे दो इन टर्म्स को। मैंने बड़े मन से कहानी बनाई है जिससे कि ये हमारे दिमाग में रहे, मेरे दिमाग में रहेगा तो तुम्हारे में भी रहेगा। ठीक है? यस सर। नए टर्म्स कुछ और हैं, अभी मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा दिमाग को, अभी जगह और नया मत डालो टर्म, 1 दर्जन को पहले 2 जगह। ठीक है? तो 4-5 टर्म और छोटे बड़े जो हैं उनके बारे में मैं ढंग से कहानी बता दूंगा, वो भी सेट हो जाएगा। लेकिन अभी इन 1 दर्जन गिनती करके 12 टर्म को दिमाग में सजा लो। ठीक है सर, ठीक है सर। एचसी वर्मा ट्राई किया था क्या? हो गया सर, हो बन गया रहे सर। हैं ना? कोई कहीं हाँ दिक्कत सर। नहीं सर। अभी रेडिएशन मत बनाना, अभी केवल इन टर्म को जगह दो। अभी तुमसे नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन क्या बनाते हैं हम लोग, वो अगले लेक्चर में मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि इस लेक्चर में मेरा है कि तुम्हारा इंट्रो हो, समझना करो कि रेडिएशन क्या है। यस सर। और उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल में देंगे और फिर सारा एक एक बना डालेंगे, तुम टेंशन ना लेना। ठीक, चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर।